हेलो एनिमे लवर्स। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 को। अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो अभी से जाके चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें देखते हैं कि सोयोंग जिनवू अपने काइसिल के ऊपर बैठ के सवार होकर निकल चुका होता है जिना के स्कूल की तरफ बहुत ही तेजी से। इधर मॉन्स्टर जिना पे अटैक करने वाला ही था, बट वहां पे जिनवू का शैडो सोल्जर बाहर आ जाता है जिना के अंदर से एंड उसको घुमा के बाहर फेंक देता है स्कूल के। और फिर जिना के अंदर से दो और शैडो सोल्जर निकल के आ जाते हैं जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि बचे हुए मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार देते हैं। वहां पे खड़े सारे स्टूडेंट्स शॉक हो चुके होते हैं। उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर इसी मॉन्स्टर से फाइट करके उनको मार रहे हैं। जिना भी शॉक थी, उसे लग रहा था कि जिनू वहां पे आ गया है। हम लोग देखते हैं डंजन का जो गेट है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है एंड डंजन का बॉस भी बाहर आ चुका है। एंड वहां पे कुछ ऑक्स बता रहे होते हैं डंजन के बॉस को कि बहुत सारे हाई लेवल ऑक्स भी हैं जो कि हम लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर वो जिनवू के उन 3 हाई ऑक्स के बारे में बात कर रहे थे, तभी बॉस गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोग उन 3 हाई ऑक्स को भी नहीं संभाल पा रहे हो और खुद का हाई ऑक वॉरियर बोलते हो। और फिर वो अपनी तलवार निकलता है और फिर वो बोलता है कि ले चलो मुझे उनके पास। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ए रैंक का डंजन देखने को मिलता है जहाँ पे जिनवू बैरू को छोड़ के आया था पाक की हेल्प करने के लिए। वहाँ बैरू और बैरू के एंड सोल्जर्स मिलके बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं बाकी मॉन्स्टर्स को। देखिए पाक की पूरी टीम डरी हुई थी एंड वो सोच रहे थे कि इन्हीं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं इनका दिमाग ना सटक जाए और ये कहीं हमको ही ना मारने लगे। वो लोग कंटिन्यू या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या यहाँ से छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन वो लोग भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि बाहर मीडिया वाले थे। अगर वो लोग वहां से भागते तो उनकी टीम की काफी बदनामी होती कि वो लोग एक छोटा सा एरंग डंजन भी नहीं संभाल सकते और उनकी गिल्ड की रेपुटेशन भी खराब हो जाती। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए, आखिरकार ये सिर्फ कुछ समन सी तो है। वही पार्क के सामने बैरू आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के बीच में फेंक देता है। पार्क लिटरली इस वाले सीन में फट जाती है और तभी वहां पे बाकी घंटस आ जाते हैं और वो पूछते हैं पार्क से क्या तुम ठीक तो हो ना, और पूछते हैं क्या हमें इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं। उसमें पार्क बोलता है पहले ये देखो तुम लोग, उसने जो सर ला के दिया है वो एक हाई लेवल नाइट का था जिसको हमें मारने में काफी परेशानी होती है, लेकिन उसने 1 सेकंड में ही मार दिया। और फिर पार्क बताता है कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर निकलता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, जो कि हम लोगों को मिलने वाला है बहुत सारा, वो भी किसी बगैर मेहनत किए। तो क्या अभी तुम लोग इस रेड को छोड़कर जाना चाहते हो? वो इतना बोल ही रहा होता है जिसको के बाद बाकी सोल्जर्स उसको छोड़कर सोल्जर्स का पीछा करने लगते हैं बिना किसी ऑर्डर के और उल्टा पार्क से पूछते हैं आप उधर क्या कर रहे हो मास्टर, जल्दी चलिए वरना आप पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचता है कि क्या ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं मुझे। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है जिन्ना के स्कूल के बाद जहाँ पे डंजन का बॉस वहाँ पे फाइनली आ चुका होता है, जहाँ पे बाकी मास्टर्स बॉस को चीयर कर रहे होते हैं। तभी बॉस उसके शैडो सोल्जर पे एक अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उसका सोल्जर उस तलवार के हमले को ब्लॉक कर देता है। इसको देखकर बॉस इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने मेरी शॉट को ब्लॉक कर दिया लेकिन तुम अभी भी बहुत वीक हो। और ये बोल करके वो जिन्हो के शैडो सोल्जर को बीच से काट देता है। और उसके बाद लेकिन वो फिर रीजनरेट होने लगता है। उसका बॉस सोचता है कि क्या ये कोई स्पेल है। फिर वो बार बार उनको काट रहा था और वो फिर से रीजनरेट होते जा रहे थे और फिर वो सोच रहा था कि कितना हजारों बार काट चुका था लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जा रहे थे। और बॉस के दिमाग में ह्यूमंस को मारने का कमांड मिल रहा होता है लेकिन वो इन मॉन्स्टर्स में ही उलझा होता है। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था, उसके दिमाग में जो आवाज चल रही थी उससे वो उसके बाद उसका सर फटा ही जा रहा था। और फिर वो कहता कि मुझे जल्दी से ये फाइट खत्म करनी होगी। तभी उसे समझ में आता है कि ये लोग जो मैजिक से रीजनरेट हो रहे हैं जो इनको कंट्रोल कर रहा है, क्यों ना मैं उनको ही मार दूं, ये तो अपने आप ही मर जाएंगे फिर तो। फिर वो जिना पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हाईऑक्स उनको घेर लेते हैं और उसके बाद वो अपने मॉन्स्टर्स को बोलता है उन पे लगातार अटैक करने के लिए, क्योंकि जब वो रीजनरेट होते हैं तब उनकी पावर काफी लो होती है। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स उनको घेर के उनको मारने लगते हैं, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में बिजी हो जाते हैं, जिसका फायदा देख के बॉस जिना का मुंह पकड़ के उसको उठा लेता है और बोलता है तुम ही इन ऑक्स को कंट्रोल कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे अंदर की मैजिक को सेंस कर सकता हूँ। और जिना को मारने ही वाला होता है तभी उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रेजेंस होता है जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था जिसको देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं एंड वो जिना को छोड़ देता है। वो आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, वो भी काफी गुस्से में। जिसके बाद वहां पे जोरदार धमाका होता है और उसके बाद वहां पे चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। तभी जिना देखती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है और जब वो अपना सर उठा के ऊपर देखती है तो वहां पे जिन्वू होता है और जिन्वू बोलता है कि अब तुम सेफ हो। और स्मोक हटने के बाद बॉस वहां पे देखता है कि वहां पे एक बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है
वो बॉस जिन्हों को अपना नाम वाम बनाने लगता है और वो बोलता है कि मैं रेड रेड गैंग का लीडर हूँ। और उसके बाद वो पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है कि तुम चुप रहो और शांति से वहीं खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती। इस सीन में तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये सीन बहुत ही खतरनाक था। जिसके बाद जिन्हों जाता है और जिन्हों को हक करता है एंड वो बोलता है सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, बट अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर जिन्ना उसको हक करके रोने लगती है। जिन्ना के रोते हुए देख के जिन्हों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो इग्रस को समन करता है और वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर जिन्ना का ख्याल रखना। और भी अपने सोल्जर्स को समन करता है एंड वो बोलता है कि बाकी स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर ले जाओ। इसके बीच में एक मॉन्स्टर जिन्हों की तरफ अटैक करने के लिए हल्की सी कोशिश करता है आगे बढ़ने की, जिसके बाद जिन्हों उनको बहुत ही गुस्से से देखता है उनकी तरफ कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिसके बाद फिर एक एक करके शैडो सोल्जर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर इवैक्यूएट करने में हेल्प करने लगते हैं। इसके बाद वो डंजन का मॉन्स्टर का बॉस बोलता है कि अच्छा वो हाई ऑक वाले मॉन्स्टर तुम्हारे थे, और वो पूछता है कि आखिर तुम आखिर कौन हो और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। उसके बाद जिन्हों उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है एंड वो बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता है, जिससे वो बहुत समझ जाता है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है हमारे सवाल का जवाब देने का। इसीलिए वो अपनी आर्मी को जिन्हों पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सभी मॉन्स्टर एक एक करके जिन्हों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर को तो जल्दी मरने की चिल मची होती है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से जिन्हों पे अटैक करता है, जिसके बाद जिन्हों उसकी उंगलियां मरोड़ कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है एंड उसको फिर 360 घुमा के जमीन पे पटक देता है और फिर उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है और फिर अपने एक पैर से उसके सर को बदल देता है चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। जिन्हों का उस साथ देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी जिन्हों को इतना ज्यादा गुस्से में देखा हो। अगर आप लोगों को कोई सीन याद हो जिसमें जिन्हों इनसे भी ज्यादा गुस्से में हो तो जरूर उसको कमेंट कर देना। खैर बाकी मॉन्स्टर्स की तो फट जाती है इसको देख के, लेकिन फिर वो उसके बाद भी उसके साथ एक साथ मिलके अटैक करते हैं। लेकिन सिर्फ एक सेकंड में जिन्होंने उन सब का काम तमाम कर देता है और अब सब मॉन्स्टर मर चुके होते हैं बॉस को छोड़ के। और ये सीन इतना फास्ट होता है ना कि बॉस को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है और वो खाली ये सोच रहा था कि ये आखिर ये बंदा मेरी पूरी आर्मी को एक सेकंड में कैसे मार सकता है। उसकी तो फट के चाल हो जाती है और फिर बिना किसी देरी के उसका सर पकड़ कर उसको दीवार में दे मारता है। और फिर जिन वो पूछता है कि तुम्हें क्या मिलता है इन ह्यूमंस को मार के, क्यों तुम इनको मारते हो। जिसके बाद मोस्ट बताता है कि हमारे दिमाग में यही आवाज गूंजती है कि इंसानों को मारो। जिन्हों बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो क्या मुझे देखकर मारने की आवाज नहीं आती। इसके बाद उस मोस्टर की सारी हेकड़ी निकल चुकी होती है एंड वो अपना सर नीचे कर लेता है, जिसके बाद जिन्हों गुस्से में बोलता है कि मेरा जवाब दो, मुझे मारने के लिए आवाज नहीं गई थी। जिसमें वो बार बार कह रहा होता कि मुझे माफ कर दो। जिसके बाद जिन वो अपना टैगर निकालता है और वो बोलता है मुझे लगा ही था तुम्हारा दिमाग भी मुझे ह्यूमन नहीं समझता है, हालांकि ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ये समझने की भूल मत करना, मेरे माफ करने के प्रोसेस में तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और इतना बोल के जिन्हों उसे मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस ए रैंक वाले डंजन में, जिसके बाद 9 रैंक वाले बैरू का पीछा करते करते बॉस लेवल वाले बॉस के गेट के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वहां उनका सामना अंडर आर्मी के बॉस से होता है और उसके साथ वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। उनका बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसको पाक फील भी कर पा रहा होता है कि मॉन्स्टर है वो इमीडिएटली साइड सी बात है एस रैंक हंटर के बराबर स्ट्रांग है और उस मॉन्स्टर को डिफीट करना हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पे बीच में वो लोग देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। और उन मॉन्स्टर्स को आते देख एक अपना जो एक हंटर होता है वो अपने स्किल को यूज करके वहां पे एक दीवार बना देता है और वो बोलता है कि मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। सारे गिल्ड मेंबर वालों की हवा टाइट हो गई थी। लेकिन जिसके बाद आते हैं अपने बैरू भाई साहब, वो भी अपने फुल स्वैग में है, जिसको बॉस को देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मोनाक्स का पर्सनल शैडो आर्मी और ये हम पर अटैक क्यों होना चाहता है। जिस पर बैरू बोलता है कि हमारे किंग ने हमें चुना है और उसका वो बॉस बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद जाके मोनाक शैडो मोनाक से बात करूंगा। लेकिन बैरू उसकी बात को ना सुनते हुए सीधा उसका अटैक कर देता है और उसके चेस्ट में अपना एक हाथ घुसेड़ देता है और बोलता है तुम जब जिंदा रहोगे तब तो बोलोगे। और उसके बाद उसकी चेस्ट से वो क्रिस्टल निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो बॉस तुरंत मर जाता है एंड उसके साथ जितने भी डेड आर्मी और वो जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। जिसको देखने के बाद नाइट रैंक वाले बंदे भी थोड़े से डर जाते हैं कि बैरू ने उसको सिर्फ एक ही हमले में खत्म कर दिया। पाक भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था वो स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग है ये नहीं पता था। मतलब अगर ऐसा है तो हंटर जिनवू को तो डंजन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके समन ही अकेले हंटर को खत्म कर देंगे। तो बाद पाक सोचता है कि इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर शैडो सोल्जर्स को तो कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा माना पावर रखते होंगे, जो कि जिनवू के पास पूरी आर्मी है। इसका मतलब कि वो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी गिल्ड्स को अकेले ही हरा सकता है। तभी पाक को एक आइडिया होता है और वो अपने मैनेजर से बोलता है कि हमें हंटर संघ की गिल्ड के अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनको को हमारी गिल्ड की जरूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है
और बोलता है कि आज की रेड में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि हमारे अंडर जिन्वू को हमारी गिल्ड की ज़रूरत है। जिस पर पाक बोलता है क्या तुम कंट्री के लॉ भूल गए हो? किसी भी डंजन में एंटर करने के लिए मिनिमम 10 हंटर की टीम चाहिए और समन्स को हंटर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब जिन्वू को मैन पावर की ज़रूरत है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ना हमें फाइट करना होगा और ना ही हमें कोई लॉस होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। भाई नाइट गिल्ड वाले सारे के सारे लालची हैं और खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिना के स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब फाइट खत्म हो चुकी होती है एंड स्कूल के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एम्बुलेंस स्कूल के बाद हॉस्पिटल ले जा रही होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो इस इंसिडेंट में मारे भी जा चुके होते हैं और उनके पेरेंट्स रो भी रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। और फिर हमें चेयरमैन और जिन्हों दिखते हैं जो कि एक कार में होते हैं, जहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं इस इंसिडेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मर गए, लेकिन वो जो कैजुअलिटी है वो इससे भी ज़्यादा होती है अगर तुम यहाँ पे नहीं पहुँचते। तुमने फिर से बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन जिन्हों को दिखाता है और उसको एक डाटा दिखाता है जिसमें हम लोगों को चार्ट देखने को मिलते हैं और वो बताता है कि कुछ समय से अगर तुम देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा गेट्स ओपन हो रहे हैं और हालांकि बहुत सारे गेट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे हंटर्स की पावर भी अवेकिन हो रही है और हंटर की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई इसे प्रॉफिटेबली बैलेंस कर रहा है। चेयरमैन जिनको को कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं एंड वो बोलते हैं जापान, फ्रांस, यूएसए, अमेरिका, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि तुमको अपनी कंट्री में सिटीजनशिप देना चाहते हैं। और मुझे पता है कि कुछ लोग तो तुमसे कांटेक्ट भी कर चुके होंगे अब तक। अब हंटर एसोसिएशन वाले के अंदर इतना राइट तो नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम सिर्फ मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़कर तो नहीं जाओगे बस, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता और हमारे पास तो वैसे हंटर्स की कमी है और अब तो गेट भी ज्यादा खुलने लगे हैं। जिस पर जिनको कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे हाईजैक्स वाले डंजन्स में अकेले जाने की परमिशन देंगे? इसको सुनने के बाद चेयरमैन शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं किसी भी डंजन में जाने के लिए जो लॉ है उसको हटा दूं सिर्फ तुम्हारे लिए? जिस पर जिनको बोलता है हाँ क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जिसमें चेयरमैन बोलता है कि हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो। और फिर जिनको कार से निकल के चला जाता है और इधर हमें जिन्हों दिखाई देता है जो कि ए रैंक हंटर से कॉल पे बात कर रहा होता है और उस ए रैंक हंटर को अपनी आर्जन गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है। वो हंटर असल में जिन्हों की कजिन होती है जो कि एक सेलिब्रिटी थी और बहुत पॉपुलर थी, इसीलिए उसे डंजन रेड में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और जिन्हों कहता है कि तुम बस एक बार आके हमारी गिल्ड से एक बार बात कर लो, जिसके बाद जिन्हों उसे अपनी जिन्वू से मिलाता है। इसको देखने के बाद वो लड़की शॉक हो जाती है एंड वो जिन्हों से बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह हंटर गिल्ड सन जिन्वू की है? उसने बोलती मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने हंटर जिन्वू है। जिसमें जिन्हू बोलता है कि इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है। जिन्हों भी बहुत शौक होता है क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर होती है। उसके बाद वो बोलता है कि जिन्हों तुम्हें गिल्ड के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब बारे में बता देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन वाली टीम की मीटिंग में, जहाँ पे जो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन बाकी लोगों को जिन्हों की रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसके लिए लॉ चेंज करने की बात करते हैं। उसके बाद सारे एसोसिएशन के मेंबर तैयार नहीं हो रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं जिन्हों एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि हम क्या उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल अंडर है। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं हाँ हमें ये करना पड़ेगा, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई और कंट्री कर देगी और हम एक और स्ट्रॉन्ग हंटर को खो देंगे। लास्ट टाइम हमें डोंगसू को हम हंटर अमेरिका वाले हमारी नाक के नीचे से लेके चले गए थे। अगर हम इस बार भी वही गलती करें तो हम हंटर जिन्हो को भी खो सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू और जिन्हू दिखाई देते हैं जो कि एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके साथ और कोई नहीं होता है, सिर्फ उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब था कि अब जिन्वू को अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल गई थी। वहाँ पे चेयरमैन का मैनेजर जेंचुल भी होता है जो कि सभी शैडो सोल्जर्स का मानो नाम पड़ा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर्स भी रैंक या उसके ऊपर हैं, जो कि किसी भी रेड में एंट्री करने की एनवायरनमेंट को फुलफिल कर रहे थे। और फिर जिनचुल भी जिन्वू के साथ इस रेड में जाने वाला था जो कि चेयरमैन का ऑर्डर था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिन्वू बाकी अकेले पूरा डंजन क्लियर कर सकता है कि नहीं और क्या उसे किसी और हंटर की जरूरत सच में नहीं है और क्या वो अकेले काफी है कि नहीं। और फिर जिन्वू कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद हमें जन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचुल अंदर की फाइट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वो ये सब जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को फाइट करते हुए देख रहा होता है। जिन्वू ने तो अब तक कुछ भी नहीं किया था, उसके सारे शैडो सोल्जर्स ही अभी तक सबको मार रहे थे। जिन्वू को तो एक उंगली उठाने की भी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ एंड्स और मॉन्स्टर्स को खा रहे होते हैं, जिसको जिन्वू लात मार के बोलता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, पता है इन मॉन्स्टर्स के अंदर के मैजिक क्रिस्टल्स कितने ज्यादा कीमती हैं। फिर हमें दिखता है जिन्वू के कुछ शैडो सोल्जर्स माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं लगे हाथ।
चिंजू तो ये सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है इस बार, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें पहली बार देखी होती हैं कि कोई बंदा इतना पावरफुल है जो कि अकेले ही अपनी दम पर एरेन गेट को आसानी से ख़त्म कर सकता है। मॉन्स्टर की बॉडी को रिट्रीव करके उसको अकेले माइनिंग करने की भी एबिलिटी रखता हो। जैसे कि वो एक वन मैन आर्मी हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब डंजन के बॉस के पास पहुंच गए होते हैं, जिनमें अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है और वो बॉस से फाइट करने खुद जा रहा होता है। यह देखने के बाद जिंजू जिन्वू से पूछता है कि तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अकेले ही इस बॉस को हरा सकते हैं, फिर तुम इससे लड़ने क्यों जा रहे हो? जिसके बाद जिन्वू अपना डैगर निकालता है और वो बोलता है अगर सब कुछ उन पे ही छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। और फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिन्वू का लेवल बढ़ता है और कुछ स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं। जैसे वो शैडो एक्सचेंज वाला स्किल का काउंट डाउन 3 घंटे से हटकर 2 घंटे का हो जाता है। और उसके बाद जिन्वू अराइज करता है और उस बॉस की बॉडी को भी रिट्रीव कर देता है, और उसके बाद वो देखता है उस बॉस का जो रैंक होता है वो एलाइट रैंक होता है, लेकिन उसका लेवल 13 होता है। इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा मजबूत या थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। और उसके बाद वो देखता है कि उसका साइज काफी छोटा हो जाता है शैडो सोल्जर बनने के बाद, एंड फिर उसका नाम वो जीमा रखता है। और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है बाहर बहुत सारी मीडिया होती है, और वो लोग देखते हैं कि डंजन के गेट के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर हो रहा होता है, जो कि और कोई नहीं टस्क होता है, जो कि बॉस की बॉडी को लेकर बाहर आ रहा होता है। और तभी वो मीडिया वाले उसकी फोटो खींचने लगते हैं और टस्क भी स्माइल देके फोटो वगैरह देने लगता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जिंजू सारी रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया था जो कि आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। चेयरमैन भी ये सुन के शॉक हो जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी रैंक का कोई भी लेवल का हंटर ये सब देख के ऐसे ही शॉक हो जाएगा। सर, मैंने जो अभी अभी देखा वो एक रेड नहीं था, बल्कि वो एक वन साइडेड स्लॉटर था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक छोड़ो, एक उंगली उठाने तक का भी मौका नहीं दिया गया था। इतना स्ट्रॉन्ग है जिन्वो और उसकी आर्मी। फिर चेयरमैन कहता है चलो ठीक है, अब तुम रेस्ट करो जाके। फिर हमें देखते हैं कि चेयरमैन भी स्माइल कर रहे होते हैं जिन्वो के बारे में सोच के कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिन्वो खुद में ही एक गिल्ड है, और वो सोच रहा होता है कि अब वो बहुत ही जल्दी कोरिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर बन सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है टोक्यो में, जहाँ पे सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, और वहाँ पे आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट खुला होता है जो कि पूरे टोक्यो को घेर रखा है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने भी नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते कि यार ये सच में कोई गेट है या दुनिया का अंत। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनाया है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको थोड़ा सा मैंने किया एक्सप्लेन, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी डिटेल में एक्सप्लेन करके डालूँ तो ज़रूर से कमेंट कर देना। और अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है, पसंद नहीं आया, तो वो भी कमेंट करके बता देना। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड sayonara।